नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट से देखेगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा आज का मॉडल सेट नंबर फर्स्ट को करने वाला है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। तो किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जैसे कि हमें पता है कि ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट में भी अपना आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिट्टी है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोग अपना कमेंट में करते रहना अपने आंसर को। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, समतल दर्पण में। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है प्रकाश तरंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी अपना आंसर को कमेंट में जरूर करते रहना। हमारा अगला प्रश्न 5 नंबर के विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक, बराबर, या सभी कथन गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्या होती है? अधिक होती है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा होता है जो किस रंग का होता है? लाल रंग, बैगनी रंग, पीले रंग, या हरा रंग। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वो होती है बैगनी रंग की। क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है, आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 180 डिग्री मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं दे सकता उस नेत्र में होता है। बताना कि जो नेत्र है जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, या बदामता। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष उस आंख में होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जूल होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, या एम्पियर होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम आता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम आता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, या धारा में। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकंड, या 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पीयर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम कहलाती है 1 वोल्ट। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर की चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आंसर कमेंट में जरूर बताते चलना सही प्रश्नों का, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न पर हम आ चुके हैं कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज है जो किस पर काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, या धारा के रासायनिक प्रभाव, या किसी पर भी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, मतलब धारा के उष्मीय प्रभाव पर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, आप लोग को बताना है। लकड़ी है, कोयला है, सूर्य है या चंद्रमा है? तो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? जल विद्युत ऊर्जा है जो किस प्रकार की ऊर्जा है, आपको बताना है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा होती है जल विद्युत ऊर्जाएं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर की, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, CH4, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मीथेन भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में मीथेन दिया रहे, CH4 नहीं रहे, तो मीथेन भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखना, मीथेन क्या होता है फॉर्मूला? CH4, और बायोगैस का मुख्य घटक भी यही होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्न में से कौन है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट में बताना इसका कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। H2 + Cl2 बराबर क्या बनाता है? 2HCl, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रियाएं। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? जब लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, मतलब क्या होता है? श्वेत होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। अम्ल और क्षारक की प्रबलता की जांच किससे की जाती है? पीएच स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधकीय सूचक से या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पीएच स्केल द्वारा जांच किया जाता है कि कितना अम्लीय और कितना क्षारीय विलयन है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपको तो याद होना चाहिए कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका कि साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। तो क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ, लैक्टिक अम्ल होती है दही में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? मतलब क्या दिया हुआ कि C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो कैसे हम लोग निकालते हैं आणविक द्रव्यमान? चलिए निकाल के बताते हैं आपको, ठीक है। तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12, और कार्बन यहाँ पर कितना दिया हुआ? तो 6 गो कार्बन है, तो हम 6 से गुना कर दिए, ठीक है। फिर प्लस, फिर हमारा क्या, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होती है, और कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो 12 × 72 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, तो कितना हमारा आ जाएगा? C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को भी इसी तरह निकालना होता है आणविक द्रव्यमान। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? आप लोग को बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो जैसा कि पता है हमें कि सोडियम कार्बोनेट पूछा है ना, तो Na2CO3 क्या हो जाएगा? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु हम बताएं, जैसे कि हमारे Fe दिया हुआ, ये धातु है। C कॉपर भी धातु है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकेल। तो हमारा यहाँ पर निकेल भी धातु है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या Sb है जो क्या एक दिया हुआ है? उपधातु है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? आपको बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब क्या बनाएगा? Na2ZnO2 + H2, यही इसको इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? अब बताना कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है जिसका रंग कैसा? श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है या भूरा होता है? तो फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा। क्या हो जाएगा? हरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम हरा काशीस भी कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बताना आपको कि निम्नलिखित में से किसे है जो चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन दिया हुआ लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर लिथियम नहीं रहे तो फिर सोडियम रहेगा, क्या रहेगा, सोडियम। सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, तो आपको बताना कमेंट में कि इसका क्या आंसर हो जाएगा कि कार्बनिक यौगिक के तत्वों के बीच कैसा बंधन, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन या धात्विक बंधन। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, सहसंयोजक बंधन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। अब आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन है जो सहसंयोजी यौगिक है, CH4, NaCl, CaCl2 या Na2O। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, मतलब CH4 है जो एक सहसंयोजक यौगिक है जिसे हम मीथेन भी कहते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एथेरिन का सूत्र क्या होता है। एथेरिन का सूत्र क्या होता है, C2H6, CH4, C2H4 या CH2। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, C2H4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिय तत्व कौन है। अब इसमें से बताना है कौन सा तत्व दिया गया है जो इनमें से अक्रिय है। तो अक्रिय तत्व कौन हो जाता है, जो हमारा शून्य वर्ग का तत्व होता है या तो 18वां वर्ग का तत्व होता है। तो हमारा कौन सा इसमें 18वां वर्ग का तत्व है, हीलियम है, क्या है, हीलियम। ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा, हीलियम है जो एक क्या है, तो अक्रिय तत्व है और यह 18वां वर्ग या शून्य वर्ग का तत्व होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंडस के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। अब बताना कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। इसमें केवल 86 तत्व थे या यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया या इनमें अष्टक त्रिक में विभाजित था, ये उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। अब सिराएं अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचाती है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सिराएं है जो अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती है। क्या हो जाएगा, शरीर के अंगों से हृदय की ओर कौन पहुंचाता है, तो सिराएं और अशुद्ध रक्त को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब बताना कि मनुष्य का वृक्क है जो किससे संबंधित होता है, जो एक तंत्र का भाग होता है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, मतलब उत्सर्जन से संबंधित होता है मनुष्य का वृक्क। अगला प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बताना है खुला परिसंचरण तंत्र होता है जो किसमें पाया जाता है, तो मनुष्य में, क्रोकोरोच में, घोड़ा में या ऊंट में। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र होता है जो क्रोकोरोच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, केचुआ दिया हुआ जो एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण होता है, कौन, केचुआ। तो आप लोग याद रखिएगा केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, डायलिसिस थैली कौन होता है, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, जिसे हम वृक्क की क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, नेफ्रॉन को। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। आपको बताना है कि HCG, HCT या HPL या HCN। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। आप लोग याद रखिएगा कौन सा, HCG। HCG है जो मादा हार्मोन के गर्भवती होने का प्रमाण देता है, HCG हार्मोन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। जब पौधा जो प्रकाश की ओर गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन दिया गुरुत्वानुवर्तन, वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन या प्रतिवर्तन। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जब प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। बताना कि इनमें से कौन दिया जो अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी है जो क्या है, अलैंगिक जनन। मतलब बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन हो जाएगा, मुकुलन भी और विखंडन भी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
हमारा 41वां प्रश्न है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है आप लोग को बताना कमेंट में। पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। जो लोग भी जुड़े हैं लाइव सेशन से आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है पौधों में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं आप लोग को बताना है। 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े या 25 जोड़े। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में। अगला प्रश्न है 43 नंबर, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ ऑटोसोम, लिंग क्रोमोसोम या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिंग क्रोमोसोम होता है जो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। और लिंग क्रोमोसोम कौन कौन होता है? तो हमारा 2 होता है लिंग क्रोमोसोम, एक्स और वाई। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है। कौन मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करेगा हमारा दिया हुआ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग याद रखिएगा कैसे। घास को खाता है ग्रास होपर, और ग्रास होपर को खा जाएगा मेढक, मेढक को सर्प, और सर्प को गिद्ध। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है। आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है। सौर ऊर्जा जो किस रूप में हरे पौधों में संचित रहती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं आप लोग कमेंट करते हुए बताना इसका कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। और ओजोन का फॉर्मूला भी आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होता है ओजोन का सूत्र। तो जैसे कि हमें पता है कि ओजोन का सूत्र होता है O3। O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हो गया इसमें? तो ओजोन में होता है 3 परमाणु ऑक्सीजन के। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? अब हमें बताना कि आर का मतलब क्या है जो पर्यावरण के बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आर का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कम उपयोग। फिर क्या होता है? रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्रण। रिस्यूज मतलब क्या होता है? पुनः उपयोग। रीयूज मतलब पुनः उपयोग, या इनमें से सभी। तो क्या हमारा आर का मतलब क्या था ना पर्यावरण को बचाने के लिए? इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ जो बिल्कुल सही जवाब है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि केरल में सुरंगम क्या है। आप लोग को बताना है केरल में सुरंगम नाम का क्या है। वन का संरक्षण है, आदिवासियों का संरक्षण है, या प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। केरल में सुरंगम है जो एक प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है। क्या हो जाएगा? प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है। तो चलिए दोस्तों हम लगभग इस वीडियो में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों कराए थे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का कराई जा रही है। तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें, और डेली प्रैक्टिस आप लोग मॉडल सेट को लगाएं हमारे चैनल से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।